चलिए हम पढ़ेंगे अब द्रव्य के तापीय गुण के बारे में। तो लेक्चर नंबर हमारा 3 है। आज हम जो है तापीय प्रसार के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो धातु ढक्कन और ताप का जो है हम प्रभाव पहले जो है इसको समझेंगे। तो धातु ढक्कन का जो प्रसार कैसे होता है। प्रसार मतलब होता है किसी भी चीज का फैलना। किसी भी चीज का फैलना। अब आप सोचोगे कि ढक्कन या कुछ ऐसी चीज जो कि कठोर है वह फैलेगी कैसे, लेकिन यह आपके दिमाग पर प्रश्न आ रहा है। तो आप बिल्कुल सही हो। तो वो कैसे फैलेगी उसी के बारे में तुम्हें पढ़ना है। वही तो हमारा तापीय प्रसार है। तो धातु ढक्कन का जो प्रसार है वो इस प्रकार है कि धातु के चूड़ीदार ढक्कन कभी कभी इतने कसकर बंद होते हैं कि उन्हें खोलना मुश्किल हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा। इसका हल निकालने के लिए ढक्कन को गर्म जल में डालते हैं। तो गर्म जल में डालने से क्या होता है, गर्मी से ढक्कन फैलता है और ढीला हो जाता है, जिससे इसे खोलना आसान हो जाता है। एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, वो यह है कि हमेशा जब भी आप किसी चीज का ताप बढ़ाएंगे, उसको गर्म करेंगे, तो उस वह जो है फैलेगा। चाहे वो अपना कठोर पदार्थ हो, चाहे वो अपना लिक्विड जैसे कि हुआ पानी है ऐसा हो, या गैस हो। तो वो सब कुछ एक्सपेंड करता है। इंग्लिश में एक्सपेंड बोल दो, मतलब कहने का मतलब प्रसारता है। प्रसार हो जाता है उस चीज का, वो फैलती है वो चीज। जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखिए, ताप का प्रभाव द्रवों और गैसों पर। सबसे पहले हम द्रवों और गैसों पर ताप का प्रभाव देखेंगे। तो में पारे का प्रसार। अब तापमापी को उष्ण जल में रखने पर पारा ऊपर चढ़ता है और ठंडा करने पर पारा वापस नीचे आ जाता है। कहने का मतलब है कि जब अगर अब मैं आपको समझाऊं कि जैसे ही आप जो है तापमापी होता है उसको ऊष्म जल में रखते हैं, तो पारा ऊपर चढ़ जाता है। और जब ठंडे करने में पारा वापस नीचे आ जाता है। क्यों? प्रसार की वजह से। अब गैस का प्रसार और जो है संकुचन देखते हैं। ठंडे कमरे में आंशिक रूप से फूला गुब्बारा उष्ण जल में पूरी तरह फूल जाता है, और गर्म गुब्बारे को शीतल जल में डुबोने पर उसकी जो है हवा सिकुड़ती है और गुब्बारा सिकुड़ जाता है। अब ये घर पर आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं जो कैसा कहा जाता है, आप घर पे इसको द्वारा से दोहराइएगा मत, लेकिन इसको आप दोहरा सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ वैसा है नहीं। आपको एक गुब्बारा लेना है जिसको आपको ठंडे कमरे में जाके फुलाना है। फिर को आपको क्या करना है, उसको गर्म पानी में जाकर डुबो देना है। उससे गुब्बारा हल्का सा और फूल जाएगा। लेकिन अब इसका उल्टा आपको देखना है, आपको गुब्बारा ठंडे कमरे में फुलाना है। और जो सॉरी गर्म गुब्बारे को आपको गुब्बारे गर्म गैस भरनी है। अब गर्म गैस आप तो आप नहीं भर सकते। तो जैसे भी आपको मतलब सही लगे वैसे आप उसको कर नहीं सकते घर पे। उसके लिए आपको ठंडी हवा और गर्म हवा भी चाहिए पड़ेगी, वो आप नहीं कर सकते, कहाँ से लाओगे। तो अब अगर मान लो गुब्बारे में गर्म हवा हवा भरी है, और आप उसको शीतल जल में डुबोते हो, मतलब ठंडे जल में डुबोते हो, तो हवा अब फैलेगी नहीं। अब ऐसी पास पास में आएगी, और अब फैलेगी नहीं, अब और सिकुड़ जाएगी। तो उस क्या होता है, हवा फैलती नहीं है, हवा सिकुड़ती है। और जो गुब्बारा, अगर हवा सिकुड़ेगी तो गुब्बारे के अंदर तो हवा हवा के अलावा कुछ और है ही नहीं। तो हवा सिकुड़ेगी तो गुब्बारा भी सिकुड़ जाएगा। कुछ इस प्रकार से जो है गैसों का प्रसार और संकुचन होता है कि यहाँ अगर आप ताप बढ़ाओगे, गर्म करोगे, तो जो है हमारी जो गैस होती है वो फैलती है। अगर आप उसको ठंडा करते हो तो वो जो है हमारी गैस सिकुड़ जाती है। तो आगे देखते हैं। तो अब चलिए तापीय प्रसार को जो है समझते हैं। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अधिकांश पदार्थ तप्त होने पर प्रसारित होते हैं तथा शीतलन पर सिकुड़ते हैं। अब ये आपने यहाँ पे एक शब्द नोटिस किया होगा, अधिकांश। तो आपको अधिकांश ही लिखना है। हर के साथ ऐसा नहीं होता, वहां पे और भी चीजें मैटर करती हैं, और भी चीजें देखी जाती हैं। तो अधिकांश मतलब आप ये समझ लीजिए लगभग सारे अधिकांश पदार्थ जो है वो अगर आप उसको गर्म करोगे तो प्रसारित होते हैं, तथा अगर आप उसको शीतलन करोगे यानी उनके ठंडा करोगे तो वो सिकुड़ते हैं। किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन होने पर उसकी विमाओं में परिवर्तन होता है। मतलब कहने का मतलब है, अगर आप उसके ताप में अगर परिवर्तन करोगे तो उसकी जो है रैखिक प्रसार या क्षेत्र प्रसार या आयतन जो है, आयतन क्षेत्र उसकी जो है रेखा में लंबाई में और जो है आएगा फर्क। आपको उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। तापीय प्रसार यही होता है कि ताप में वृद्धि होने पर वस्तु की विमाओं में वृद्धि होती है, मतलब बढ़ते हैं, वो कभी घटते नहीं है, याद रखना। विमाएं विमाएं कभी भी घटेंगी नहीं, वो हमेशा वृद्धि करेंगी।
तो रैखिक प्रसार का क्या है, लंबाई में जो है प्रसार का लंबाई बढ़ जाए, केवल लंबाई बढ़े तो हम उसको रैखिक प्रसार कहते हैं। क्षेत्र प्रसार, अगर क्षेत्रफल में प्रसार हो तो हम उसे क्षेत्रफल प्रसार कहते हैं। अगर आयतन में प्रसार हो तो हम उसे आयतन में प्रसार कहते हैं। और चित्र 10.5 अगले स्लाइड में है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो चित्र 10.5 में आयतन प्रसार का उदाहरण दिखाया गया है। जैसे मैं आपको अब चित्र दिखाता हूँ, ये देखिए, अब ये जो है रैखिक प्रसार है, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये रैखिक प्रसार है, जहां पर पहले जो है, अब आपको दिखाता हूँ, ये जो है पहले ऐसा था, लंबाई इसकी एल थी, लेकिन अब ये जब इसको प्रसार हुआ इसका, तो ये कुछ इतना बड़ा हो गया। अब जो ये पहले इतना था, लेकिन जो ये आपने देखा कि ये जो एक्स जो ज्यादा बढ़ गया पहले से, इसको बुलाते हैं हम क्या, डेल्टा एल। अब डेल्टा एल अपॉन एल बराबर क्या होता है, अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब क्षेत्र प्रसार पर आएंगे, तो क्षेत्र प्रसार में क्या होगा, पहले आपका जो क्षेत्र था वो था ये, और अब जो नया क्षेत्र हो गया है गर्म करने पर हो गया ये। तो ये जो बढ़ गया है इतना, इसको बुलाते हैं हम डेल्टा ए। और डेल्टा ए बटा ए की वैल्यू क्या होती है, मतलब डेल्टा मतलब चेंज, जो एरिया, जो हमारा चेंज क्षेत्र, जो बदला क्षेत्रफल है, भाग में जो ओरिजिनल क्षेत्रफल था, पहले वाला क्षेत्रफल था, मतलब जो बदला क्षेत्रफल, पहले वाला क्षेत्रफल को जब भाग करेंगे तो 2 अल्फा डेल्टा टी आता है। ठीक है, और ये जो डेल्टा है, ये बदला हुआ जो है लेंथ है, ये पहले वाला लेंथ है, ये जो है वो अपना पहले वाले का क्षेत्रफल है, और ये बाद वाले का क्षेत्रफल है बढ़ने के बाद। ये भी मान लीजिए क्यूब रखा हुआ है। अब इसको मान लो हम ये गर्म करते हैं, तो ये अपना ये आयतन बढ़ाएगा। तो जो पहले वाला जो बड़ा आयतन है, बढ़ाने के बाद जो आयतन है, तो जो पहले वाला आयतन है, जब उसको भाग करेंगे तो 3 अल्फा डेल्टा टी आएगा, और इसको हम आयतन प्रसार कहते हैं। तीनों की जो है मैं आपको चित्र दिखा के समझा दिया कि तीनों प्रसारों में क्या फर्क होता है और कैसे वो दिखते हैं। यदि पदार्थ किसी लंबी छड़ के रूप में है, तो ताप में अल्प परिवर्तन डेल्टा टी के लंबाई में भिन्न जो है भिन्नात्मक परिवर्तन डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी के जो है जो है अनुक्रमानुपाती होती है। और अनुक्रमानुपाती होती है तो उनकी इक्वेशन जो है कुछ जो है समीकरण कुछ इस प्रकार से दिखता है, जैसे मैंने आपको यही दिखाया था। जैसे देखो, डेल्टा जो है डेल्टा एल, ये है आपका जो है प्रसार होने के बाद की जो है लंबाई, ये है पहले की लंबाई। और ये रहा आपका अल्फा डेल्टा टी, कुछ इस समीकरण से हम उसको दर्शाते हैं। ये आपको याद रखना है, ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। अब हम पढ़ेंगे रैखिक प्रसार गुणांक। ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है, उसको हम जरा देखेंगे। रैखिक प्रसार गुणांक, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं, मतलब इसे दर्शाते हैं अल्फा एल से। तो किसी पदार्थ का एक अभिलक्षण जो तापीय प्रकाश को दर्शाता है, उसे कहते हैं रैखिक प्रसार गुणांक। अब सारणी 10.1 में, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी, उसमें पूरी मैं लिस्ट कह सकते हैं, वो दी हुई है सारणी, तो हम उसमें से देखेंगे। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस ताप परिसर में विभिन्न पदार्थों के रैखिक प्रसार गुणांकों के प्रति जो है रूपी मध्य माध्यमान वहां पे दिए हुए हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, रुकिए। तो वहां पे सबके रैखिक प्रसार गुणांक दिए हुए हैं, रुकिए। ये देखिए, मैं आपको दिखाई दे, ये देखिए, ये 10.1 सारणी है। यहाँ पर एल्यूमिनियम, पीतल, लोहा, तांबा, चांदी, सोना, कांच और लेड, सबके जो है हमारे रैखिक प्रसार गुणांक के मान दिए हुए हैं। और एक केल्विन का इनवर्स है, मतलब केल्विन का उल्टा है, कहने का मतलब है कि जो है इसकी जो यूनिट है वो केल्विन का उल्टा होती है। ठीक है, मतलब केल्विन इनवर्स होती है। अब अगर देखा जाए तो आगे बढ़ते हैं। अब तांबा बनाम कांच, तो समान ताप वृद्धि के लिए तांबे की कांच की तुलना में 5 गुना अधिक तापीय प्रसर होता है। मतलब अगर आप सेम ताप से कांच को और तांबे को, दोनों को ताप देंगे और दोनों को गर्म करेंगे, तो जो आप में को चीज देखने में मिलेगी जो है, तांबे में कांच की तुलना में 5 गुना अधिक प्रसार होगा, मतलब तांबा कांच से 5 गुना ज्यादा फैलेगा। तो इससे क्या सामान्य निष्कर्ष निकलता है कि धातुओं में अधिक तापीय प्रसर होता है। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, मार्क करनी है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो आपको अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो आपको लिखनी पड़ सकती है। धातुओं में अधिक तापीय प्रसार होता है, ठीक है। और इनके लिए जो है अल्फा एल जो है, जिनको हम रैखिक प्रसार गुणांक कहते हैं, के मान अपेक्षाकृत अधिक होते हैं।
कहने का मतलब है अगर आप जो है वो ज्यादा फैलेंगे तो ज्यादा फैलेंगे तो उनका 5 गुना जो है ज्यादा जैसे इसमें देखा कि जो है तांबे का जैसे 5 गुना ज्यादा था कांच से, तो इसी प्रकार जब जो है हमारे धातुओं को ज्यादा होता है तापीय प्रसार, तो उसके लिए अल्फा एल के जो है मान अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। किनके? जो है हमारे धातुओं के। अब ये तो हमने देख ही ली। इसी प्रकार हम किसी भी ताप परिवर्तन यानी कि डेल्टा टी के लिए किसी भी पदार्थ के भिन्नात्मक आयतन परिवर्तन जैसे डेल्टा वी बाई वी पर विचार करते हैं, तथा आयतन प्रसार गुणांक अथवा आयतन प्रसारता जो हमने अभी देखी, आयतन प्रसार गुणांक जो है प्रसारता ए वी, जैसे ए वहां पे ए एल लिया था, क्यों? क्योंकि वहां पे एल हमें लंबाई ली हुई थी तो ए एल था। अब यहाँ पे जैसे हमारा आयतन प्रसार गुणांक, जैसे वहां पे रैखिक प्रसार गुणांक था ए एल, जैसे यहाँ पे आयतन प्रसार गुणांक है ए वी। वी जो है वो हमारा क्या, अब वो समझ आएगा हमारा क्या होगा, आयतन। तो आयतन है तो आयतन प्रसार गुणांक नाम है। और वहां पे जो हमारा रैखिक प्रसार था तो यहाँ पे नाम क्या होता है, रैखिक प्रसार गुणांक। अब हम आयतन प्रसार गुणांक के लिए देख रहे हैं तो ए वी हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, पहले का जो है सॉरी बाद जो गर्म करने के बाद का आयतन, पहले का आयतन, और उसके बाद उसको क्या इसके भाग करेंगे, डेल्टा टी यानी चेंज इन, मतलब जो ताप में जो है परिवर्तन होगा उसको, ताप में जो भी परिवर्तन आएगा उसको हम सेपरेट करेंगे कि ताप कितना चेंज हुआ, ताप कितना बदला, ताप में जो बदलाव होगा वो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ भी एवी पदार्थ का जो है अभिलक्षण है, परंतु सही अर्थ में यह जो है नियतांक नहीं है। व्यापक रूप में यह ताप पर निर्भर करता है। जैसे 10 चित्र 10.6 में आपको दिखाऊंगा। तो व्यापक रूप में यह ताप पर निर्भर करता है। ताप जितना ज्यादा होगा उतना उसकी वैल्यू होगी। अब मैं आपको यहाँ इसमें दिखाता हूँ इस फॉर्मूले में। तो ये कुछ इस प्रकार होता है कि इसमें जो है व्यापक रूप में ये ताप पर निर्भर करता है। यह पाया गया है कि केवल उच्च ताप पर, जैसे उच्च ताप पर ए वी नियतांक बन जाता है। तो अगर उच्च ताप ही एकमात्र ऐसी कंडीशन है, एकमात्र ऐसा नियम है जहां पर ए वी जो है नियतांक बन जाता है। अब जैसे यहाँ देखिए, अगर जैसे मैं इसको आपने इसको जैसे मैं आपको दिखाऊं, अगर ये अभी ताप कम है तो ये अभी धीमे 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 बढ़ता चला जा रहा है, ताप पे निर्भर कर रहा है तो बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। लेकिन ये जैसे जैसे जब उच्च ताप आ जाएगा, जैसे उच्च ताप आ जाएगा, यानी मतलब अभी मैं यहाँ से अगर सीधी रेखा खींचने की कोशिश करूँ, अगर यहाँ से मैं सीधी रेखा, चलो यहाँ से तो नहीं ऑप्शन, ठीक है। अगर मैं यहाँ से सीधी रेखा एक खींचूं, तो अब इसके बाद ध्यान से अगर देखोगे तो एक सीधी रेखा सी बनती जा रही है और आगे जाके एक सीधी रेखा ही बन जाएगी। तो जब ये सीधी रेखा बन जा रही है तो ये नियतांक बन जाएगा। तो ताप के फलन के रूप में तांबे का आयतन प्रसार गुणांक, अब आयतन प्रसार गुणांक कुछ इस प्रकार का होता है। अब इसीलिए यह लिखा गया है कि व्यापक रूप में यह ताप पर निर्भर करता है, इसलिए यह सही अर्थ में यह नियतांक नहीं है। लेकिन यह पाएगा कि केवल उच्च ताप पर, जब ताप बहुत ज्यादा हो जाता है और उच्च ताप पर आ जाता है तो जो है हमारा ए वी भी नियतांक बन जाता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये अब नियतांक बन चुका है, धीमे धीमे ये भी अब सीधी लाइन आ जाएगी और यह भी एक नियतांक ही बन जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है हमारा आयतन प्रसार गुणांक जो है निकाला जाता है और देखा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा रेख प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक क्या फर्क है। यहाँ पे सारणी मैंने आपको लगा दिखाई है, जैसे कि कैसे अलग अलग पदार्थों की रैखिक प्रसार गुणांक क्या है। और इस जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ है, इसको आप याद रखिएगा कि कैसे उच्च ताप पर जो है हमारी आयतन प्रसार गुणांक नियतांक बन जाती है उच्च ताप पर। और आप उसको ग्राफ को आराम से दिखा सकते हैं अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने तापीय प्रसार पढ़ा, तापीय प्रसार। और तापीय प्रसार के साथ हम कल क्या पढ़ने वाले हैं, तापीय प्रसार को पूरा करेंगे क्योंकि अभी आप तापीय प्रसार पूरा नहीं हुआ है। अभी केवल हमने आयतन प्रसार गुणांक पढ़ा है, आगे अभी अभी तापीय प्रसार को पूरा करना बाकी है। तो जितना मैंने आज कंप्लीट कर दिया, प्लस जितना पहले लेक्चर में किया था उतना पूरा एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। साथ साथ मेरे एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, साथ में बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो साथ ही साथ में आपकी मेरी एनसीईआरटी की रीडिंग भी कंप्लीट हो जाएगी और आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ऐसा करेंगे कि आप बाद में इसको टालेंगे तो एकाएक बहुत सारा पढ़ना पड़ जाएगा तो आपको ही दिक्कत होगी। तो इस बात को याद रखिएगा कि मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। अगले लेक्चर में हम तापीय प्रसार को पूरा करेंगे, उसको आगे पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि तापीय प्रसार को कंप्लीट कर लें। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है, हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।